तो चैप्टर नंबर 2 उस वीडियो तक कंप्लीट हो चुका था और अब स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कौन सा नाम क्या है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है धातु व अधातु। धातु व अधातु। 1 मिनट। ठीक है, धातु व अधातु। तो सबसे पहले इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है आपके पास, वो ये बनता है कि धातु और अधातु के बीच में अंतर बताना है आपको। धातु और अधातु के बीच में क्या बताना है आपको? अंतर बताना है। ठीक है, एक मिनट रुकना। धातु और धातु के बीच में क्या बताना है आपको? अंतर बताना है। ठीक है, तो यहां पर लिख ले कि किस आधार पर अंतर करेंगे। ठीक है, सामने बना लेते हैं कि किस आधार पर अंतर करना है। एक साइड लिख लेते हैं धातु, यहां लिख लेते हैं कौन सी? धातु, और यहां लिख लेते हैं कौन सा? अधातु। ठीक है, किस आधार पर अंतर करेंगे? वो भौतिक जो गुण है, भौतिक गुण है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये अपने जो अंतर कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं? भौतिक गुणों के आधार पर अंतर कर रहे हैं। ठीक है, और यहां तक कंप्लीट दिखाई दे रहा है क्या ऊपर तक? ठीक है, जो भौतिक गुण है वो कौन सा है? सबसे पहले कौन सा आएगा भौतिक गुण के अंदर? सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? भौतिक अवस्था। कौन सा आ जाएगा? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो धातु जो होती है सारी की सारी कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। एक धातु जो होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? जो अपवाद है इसका, अपवाद से क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है अपवाद से। इसका अपवाद कौन सा है? इसका अपवाद है मरकरी। क्या है? मरकरी। मरकरी या जिसको बोलते हैं पारा। और इस पारा जो मरकरी होता है इसका सिंबल होता है क्या? Hg। ये इसका क्या है? अपवाद है। क्यों? सारी धातु कौन सी अवस्था में होगी? ठोस अवस्था में। मरकरी कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। ठीक है, अधातु जो सारी की सारी अधातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है? सारी की सारी अधातु कौन सी अवस्था में पाई जाती है? या तो ठोस होगी या फिर क्या होगी? गैस होगी। क्या होगी? गैस। ठोस या गैस में पाई जाएगी। अब इसके अंदर एक जो होती है वो कौन सी में पाई जाती है? द्रव में पाई जाती है। और ये किसका अपवाद है? अधातु का अपवाद है, और उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो साइड होता है वो कौन सा? Br, क्योंकि ब्रोमीन कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो आप लिखोगे भौतिक अवस्था, या तो लिखोगे कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु इसका अपवाद गुण है मरकरी, जो कि कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। सभी धातुएं ठोस एवं गैस अवस्था में पाई जाती है, परंतु इसका अपवाद गुण है ब्रोमीन, जो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। ठीक है, दूसरा अपने पास इसका गुण आता है वो क्या आता है? गलनांक की बात कर लेते हैं। किसकी? गलनांक। गलनांक व क्वथनांक। किसकी बात करते हैं? गलनांक व क्वथनांक की बात करते हैं। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा। और जो अधातु जो होती है उनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होगा, अधातु का गलनांक व क्वथनांक क्या होगा? निम्न होगा। परंतु यहाँ पर एक अपवाद है। कौन सा? यहाँ पर एक अपवाद है, सीजियम तथा गैलियम। एक तो सीजियम और एक गैलियम, इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। ये इतना कम होता है कि अगर इसको हथेली पर रखें, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं? ठोस अवस्था से किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे कि मतलब हथेली का जो तापक्रम होता है उसको ही ग्रेड करके ये किस में आ जाएंगे? द्रव अवस्था में आ जाएंगे। तो सभी धातुओं के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, परंतु सीजियम व गैलियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। सभी धातुओं अधातु के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न होते हैं। परंतु हीरा, किसकी बात करें? हीरा। हीरा वैसे तो क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, वैसे आपको हीरा अधातु में नहीं मिलेगा, परंतु ये बना किसके होता है? किसका ये अपर रूप होता है? कार्बन का। और कार्बन क्या है? एक अधातु है। ठीक है, तो हीरा जो होता है उसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, जबकि हीरा किससे बना होता है? कार्बन से। ठीक है ना, ये सॉरी हीरा जो होता है इसका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। होना क्या चाहिए? निम्न, क्योंकि अधातु है ना, वो अपवाद किस में आ जाएगा?
अधातु का अपवाद कौन सा हो जाएगा? हीरा। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? मरकरी वाला पूछ सकता है, या अधातु में जो अपवाद है वो पूछ सकता है, सीजियम बेरियम अपवाद पूछ सकता है, या फिर ये अपवाद कौन सा है? हीरा, ये पूछ सकता है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन अगर आया तो बोलेगा धातु व अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर क्या करना है, आपको अंतर करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तीसरा अगर अपने अंतर की बात करें, तीसरा अगर अंतर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा अपने पास हो जाएगा गलनांक व क्वथनांक हो गया। फिर आ जाता है द्रवनिकता। कौन सा आ जाता है? द्रवनिकता। अब पहले देखो द्रवनिकता होती क्या है। यहाँ पर कौन सा चल रहा था? धातु चल रहा था, और इधर कौन सा चल रहा था? अपना अधातु चल रहा था। ठीक है, द्रवनिकता देखो क्या होती है। द्रवनिकता होती है अगर किसी धातु के ऊपर कोई चीज से क्या किया जाता है? पीटा जाता है उसको, ठीक है ना, या उसको क्या किया जाता है? टच किया जाता है, तो वो उसमें से एक ध्वनि निकलती है जिसको बोलते हैं धात्विक ध्वनि। कौन सी ध्वनि? धात्विक ध्वनि। तो ध्वनिकता का गुण किसमें? धातु के अंदर कौन सी ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, परंतु अधातु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। अगर कोयले के ऊपर आवाज उसको टच करें तो उसमें से कोई आवाज या साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, जबकि धातु क्या करती है? ऐसा काम करती है। ठीक है, द्रवनिकता। फिर इसके बाद में आता है आघात वर्धनीयता। क्या आता है? आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता देखो क्या होता है। आघात वर्धनीयता दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक हो गया आघात और दूसरा होता है वर्धन। ठीक है ना, आघात का मतलब होता है किसी भी धातु को क्या किया जाता है? जब पीटा जाता है तो वो क्या होता है कि एक पतली चद्दर के रूप में फैल जाती है। इस गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। अलग से क्वेश्चन याद रखना, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर पूछा क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या होगा कि आघात वर्धनीयता दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक होता है आघात और दूसरा वर्धन। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना, वर्धन का मतलब होता है फैलना। मतलब जब धातुओं को क्या किया जाता है? चोट पहुंचाया जाता है, तो वो पतले चद्दर के रूप में फैल जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, तो धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और अधातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, बल्कि ये कौन सी प्रकृति की होती है? ये कौन सी प्रकृति की होती है? मतलब धातुएं जो होती है वो कौन सी होती है? आघात वर्धनीय होती है। धातुएं क्या होती है? आघात वर्धनीय होती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती है, जबकि ये क्या होती है? भंगुर प्रकृति की होती है। भंगुर प्रकृति का मतलब होता है कि जैसे उनको क्या करोगे, जैसे उनको पीटा जाएगा, हल्की सी चोट लगने पे वो क्या हो जाती है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे मतलब जो कोयले को क्या किया जाता है? कोयले पे दबाव डाला जाता है तो कोयला क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। आघात वर्धनीय होती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु, तो एक तो आपके पास आ जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एक आपके पास कौन सा आ जाएगा? चांदी Ag, और एक कौन सा आ जाएगा? Au, कौन सा? गोल्ड। कौन सा आ जाएगा? गोल्ड। आप एल्यूमिनियम याद रखना, ठीक है ना, और Ag और कौन सा? गोल्ड। ट्रिपल ए याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद में आता है तन्यता। कौन सा गुण आता है? तन्यता। इसके बाद में कौन सा गुण आता है? तन्यता। 5 नंबर गुण कौन सा आ जाएगा? तन्यता। तन्यता देखो क्या होता है? तन्यता तय से तन्यता, तय से तार। धातुओं के लंबे तार बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इसी गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता। तन्यता में क्या होते हैं? तन्यता अगर ये क्या होती है? धातु जो होती है वो क्या होती है? तन्य होती है। क्या होती है? तन्य होती है, जबकि यह धातु तन्य नहीं होती है। तन्य होने का मतलब धातुओं के लंबे तार बढ़ाए जा सकते हैं। धातुओं के लंबे तार बढ़ाए जा सकते हैं। सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी हो जाएगी? सर्वाधिक तन्य धातु होती है कौन सी? सोना। कौन सी हो जाती है? सोना। और हम Au इसका क्या होता है? प्रतीक होता है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? गोल्ड, इसको गोल्ड भी बोलते हैं, गोल्ड, सोना, और ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे। अगला कौन सा आ जाता है? ये देखो, द्रवनिकता भी हो गया, आघात वर्धनीयता भी हो गया, तन्यता भी हो गया, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, तो अगला जो अपने पास आता है, ठीक है, गलनांक क्वथनांक भी हो गया। अब बात आती है चालकता की। किसकी? चालकता की। किसकी? चालकता की, ठीक है। धातुओं के अंदर क्या होता है कि धातु जो होती है वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। कौन सी चालक? सुचालक होती है। जबकि क्या होता है? चालकता इसके अंदर बात करते हैं तो ये क्या होती है? ऊष्मा की और विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। सर्वाधिक सुचालक होती है। इसके अंदर जो उदाहरण याद रखना है, सर्वाधिक जो सुचालक होती है इसके अंदर कौन सी हो जाएगी? कॉपर। कौन सी?
कॉपर, और 1 मिनट रुको, उष्मा की तो हो जाएगी कौन सी, कॉपर, और अगर विद्युत की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, Ag चांदी। याद रखना विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी है, सिल्वर या चांदी, और उष्मा की सर्वाधिक चालक, उष्मा का सर्वाधिक चालन करने वाली धातु कौन सी है, कॉपर। कौन सी है, कॉपर। ठीक है, उष्मा की कुचालक धातु कौन सी है, उष्मा का जो कुचालक नहीं करती है वो कौन सी है। यहाँ पे कुछ धातुएं अपवाद में भी है जो उष्मा का कुचालन नहीं करते, जैसे हो गया लेड, Pb। कौन सा, Pb। लेड जो होता है वो क्या होता है, उष्मा का चालन नहीं करता है। ठीक है, और क्या है, और एक आ जाएगा कौन सा, Hg, मरकरी। ठीक है, ये कौन सा आ जाएगा, मरकरी। 1 मिनट, मरकरी के साइड में इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को, शायद ये विद्युत के अंदर आएगा, एक बार इसको छोड़ना, मरकरी को छोड़ना आप, ठीक है ना। एक याद रखना, एक कौन सा, Pb, लेड। लेड क्या करता है, उष्मा का चालन नहीं करेगा, लेड उष्मा जो चालन नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। और जो अ धातु होती है वो क्या होती है, कुचालक होती है। अ धातु क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, चालकता के आधार पर भी हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि कठोरता के आधार पर, किसके आधार पर, कठोरता के आधार पर। ठीक है, अगला जो आता है कौन सा आता है, कठोरता। कठोरता के अंदर बात करते हैं तो धातु जो होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। धातु क्या होती है, कठोर होती है, और अ धातु जो होती है वो क्या होती है, मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम होती है। ठीक है, धातु कठोर होती है परंतु इसके अंदर क्या होता है कि एक अपवाद है, कौन सा, सोडियम, पोटेशियम और कौन सा, लिथियम। ये तीनों की तीनों जो होती है वो क्या होती है, मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम होती है। सभी अ धातु मुलायम होती है, परंतु किसकी बात करें, अगर कठोरता की बात करें तो सभी अ धातु क्या होती है, मुलायम होती है, परंतु हीरा, हीरा क्या है, कार्बन से कार्बन का पूर्व है, और कार्बन क्या होता है, क्या होना क्या चाहिए, मुलायम, परंतु ये हीरा क्या होता है, प्रकृति में सर्वाधिक कठोर अगर पदार्थ, ठीक है ना, नेचुरल प्राकृतिक पदार्थ है तो वो कौन सा है, हीरा है। ठीक है, ये किसका अपवाद हो जाएगा, कठोरता के अंदर किसका अपवाद हो जाएगा, अ धातु का। ठीक है, अगली आती है कौन सी, चमक। किसकी बात आती है, चमक की बात आती है। तो चमक की जब बात आती है तो धातुएं जो होती है वो क्या होती है, चमकीली होती है। धातुएं जो होती है वो चमकीली होती है, और ये जो अ धातु है ये क्या होती है, चमक रहित होती है। क्या रहती है, चमक रहित होती है, परंतु इसके अंदर एक अपवाद है, कौन सा, ग्रेफाइट। तो या तो ग्रेफाइट की बात कर लो, ठीक है ना, या फिर आयोडीन। कौन, आयोडीन, दोनों में क्या होती है, चमक होती है। ठीक है, 1 मिनट। युवराज तुम जाओ ना, मिलकर कोई मत ही जाओ। ठीक है, यहाँ तक की बात होती है कंप्लीट। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब बात आती है, ये तो था किसके आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर धातु व धातु के बीच में अंतर। अब बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण के अंदर सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वो आता है धातु की किसके साथ अभिक्रिया, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया की बात करते हैं तो सुनो, धातु क्या होती है, वायु के साथ अभिक्रिया करके जितनी भी धातु होती है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगी, वायु के साथ अभिक्रिया करेगी, और क्या बना लेगी, धात्विक ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है, धात्विक ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, जितनी भी धातु होती है सारी की सारी किसके साथ अभिक्रिया करेगी, वायु के साथ अभिक्रिया करेगी, और क्या बना लेगी, धात्विक ऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, धातु जैसे कौन सी है, जिंक, वायु कौन सी, O2, मतलब वायु का मतलब ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड बना लिया तो क्या बना लिया, ZnO। ठीक है, जैसे Mg अपने पास कौन है, Mg प्लस क्या आ जाएगा, O2 चेंज इनटू MgO। ठीक है, बात समझ में, धातु प्लस में वायु चेंज इनटू धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अब सुनो, चलो आपने नई स्लाइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, आपने देखा कि यहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे और धातु जैसे Fe की बात करते हैं, Fe प्लस O2 क्या बना लेगी, FeO, धात्विक ऑक्साइड क्या बन गया, FeO। ठीक है, और किसकी बात करते हैं, और बात करते हैं जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किसके साथ, O2 वायु के साथ अभिक्रिया करेगी, और क्या बना लेगी, Al2O3 बोले तो एल्यूमिना ऑक्साइड। क्या बना लेगी, एल्यूमिना ऑक्साइड। ये सभी जो होते हैं धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, सभी धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, सभी धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं, पढ़ा था
दूसरे नंबर चैप्टर में क्या, सभी धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय। सभी धात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तथा ये ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। जल में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, जल में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, क्योंकि धातु की जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तब दोबारा वहां आएगा, वहां पे ऑक्साइड बढ़ाएगी, फिर क्या करेगी, वापस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बढ़ाएगी, धात्विक हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। एक बार यहाँ तक कितना याद रखो आप, कौन सा, सभी धात्विक ऑक्साइड के अंश प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और सभी क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इनमें से सभी धात्विक ऑक्साइड होने कैसे चाहिए, क्षारीय, परंतु कुछ धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होने के साथ साथ में क्या होते हैं, क्षारीय होने के साथ साथ में क्या होते हैं, अम्लीय भी होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय भी होते हैं। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो क्षार भी है और क्षार के साथ साथ में अम्ल भी है, ऐसे धात्विक ऑक्साइड को अपने क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड, या क्या नाम आएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड, या इसी का दूसरा नाम होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, एम्फो है ना कि ओम्फो, ठीक है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड। लगाइए क्लास में, लगाइए क्लास। काम कर लीजिए, अभी मैं क्लास खत्म करते हैं, हम वीडियो वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। हमने फीस कर दी, लेकिन अब थोड़ा जरूरत पड़ेगी। मैं तो सुनो कौन सी सही है, मैं चल बाद में था शाम को कॉल पर, ठीक है। ठीक है, सुनो, उभयधर्मी ऑक्साइड या कौन सा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हुई है, ठीक है ना। अभी आप ही आए थे थोड़ी देर पहले, अभी मिलने, ठीक है ना। घर पे जाकर देखोगे तो ऐसा तो सुनना के बीच में कहां चले गए, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड या कौन सा हो गया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं, क्षारीय। क्षारीय के साथ साथ में वो क्या होते हैं, क्षारीय भी होते हैं और क्या होते हैं, अम्लीय भी होते हैं। क्षारीय भी होते हैं और क्या होते हैं, अम्लीय भी होते हैं। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो क्षारीय भी होते हैं और क्षारीय के साथ साथ में क्या होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण याद रखना, जैसे कौन सा है, जिंक ऑक्साइड। कौन सा है, जिंक ऑक्साइड। जिंक के साथ साथ में कौन सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक मिनट दीदी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोनों के दोनों कौन से हो जाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। दोनों के दोनों कौन से हो जाएंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड तो कई बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो वे ऑक्साइड जो क्या होते हैं, वे ऑक्साइड जो क्या होते हैं कि अम्ल के साथ साथ में क्या होते हैं, क्षार भी होते हैं, क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और दो एग्जांपल इनके याद रखना, क्या याद रखना, दोनों एग्जांपल इसके याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला आता है, अगला करते हैं किसके साथ में, अगला आएगा इसकी धातु की जल के साथ